जय हिंद दोस्तों। हम लोग केंद्र राज्य संबंध को पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सभी केंद्र राज्य संबंधों को खत्म कर चुके हैं। मतलब उसमें जो भी आपका विधायी संबंध हो, वित्तीय संबंध हो, प्रशासनिक संबंध हो, कहाँ पे टैक्स लगेगा, कहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, वित्तीय आपातकाल में केंद्र राज्य संबंध क्या होगा। उसके अलावा संविधान सभा जो विधानसभा है, विधानसभा की क्या क्या सीमाएँ हैं, इन सबको हम लोग पढ़ चुके हैं, काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। अब इसका क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत से इसका रिवीजन करेंगे। तो ये वीडियो रिवीजन वीडियो है जो हम पूरा लाइन टू लाइन लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है। कैसा है? संघीय है, ठीक है। तथा समस्त शक्तियाँ विधायी, कार्यपालक और वित्तीय में विभाजित हैं और केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित हैं। मतलब समझ सकते हैं कितने विधायी, कार्यपालक और वित्तीय में केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित हैं। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं हुआ है और संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई जो केंद्रीय कानूनों की तरह ही राज्य कानूनों को भी लागू करती है। यद्यपि केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख हैं, तथापि संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। मतलब सहभागिता और सहकारिता की आवश्यकता क्यों प्रभावी हुई? क्योंकि संघीय तंत्र का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। इस तरह संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं स्थापित की। केंद्र एवं राज्य के संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोणों से किया जाता है। तो कितने दृष्टिकोणों से किया जाता है? 3 दृष्टिकोणों से। पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक, तीसरा वित्तीय संबंध। विधायी 245 से 255, प्रशासनिक 256 से 263 और वित्तीय संबंध 268 से लेकर 293 तक है, ठीक है। 92 और 93 में जो है कौन किस पर टैक्स नहीं लगाए या किस प्रकार से इन लोगों को ऋण मिलेगा। 92 के माध्यम से केंद्र ऋण देता है, जैसे कि $2.2 बिलियन का जब हमारे यहाँ LPG रिफॉर्म्स आया तो उससे पहले हमने IMF से ऋण दिया था, ठीक है। और 293 के माध्यम से राज्य लोन लेता है। राज्य कहाँ कहाँ से लोन ले सकता है? देश के अंदर से ही लोन लेना है और अगर लोन चुकता नहीं किया तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोन लेना है। इस प्रकार की जो बातें हैं। तो आप पढ़ते हैं विधायी संबंध। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त कुछ अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित हैं। किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र एवं राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। मतलब अन्य संघीय संविधान में भी जिस प्रकार बंटवारा उसी प्रकार हम भी केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा करते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान 5 असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था करता है। मतलब 5 असाधारण परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था करता है। मतलब कुछ ऐसे मामले भी होंगे, 5 असाधारण परिस्थितियों के अलावा भी कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर राज्य के विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण है। तो यहाँ से केंद्र राज्य संबंध की शुरुआत होती है कि राज्य विधानमंडल पर केंद्र नियंत्रण करेगा। इस प्रकार का संबंध है, शुरुआत ही नियंत्रण से होती है। मतलब हमारे यहाँ के जो विधानमंडल है उस पर केंद्र का बहुत ज़्यादा नियंत्रण है, बात ये है, ठीक है। इस तरह केंद्र राज्य संबंधों के मामले में 4 केंद्र राज्य संबंधों के मामले में क्या है? 4 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति है केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र। मतलब केंद्र और राज्य विधान के कैसे क्षेत्र होंगे? सीमांत क्षेत्र। दूसरी, विधायी विषयों का बंटवारा। तीसरा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। चौथा, राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। ये 4 स्थितियाँ हैं और 5 परिस्थितियाँ और अलग हैं, वो हम आगे चल कर डिस्कशन कर लेंगे कौन कौन सी 5 परिस्थितियाँ हैं। 5 और 4 कुल मिला के 9 परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। केंद्र राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र को देखते हैं। केंद्र राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। संविधान ने केंद्र और राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया। सीमाओं को लेकर संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता। मतलब राज्य कैसे लागू हो सकता है? बिहार का कानून यूपी में कैसे चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो वही बात हो रही है। संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए, जबकि राज्य सरकारें अपने राज्य के क्षेत्र के लिए ही कानून बना सकती हैं। कुल मिला के ये बात है। लेकिन राज्य के बाहर भी कानून लागू हो सकता है जब राज्य और वस्तु में संबंध कैसा हो? पर्याप्त हो, ठीक है।
केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान के बनाने की शक्ति केवल संसद को है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनके विषय में कहीं भी संपत्ति हो उस पर लागू हो सकता है। यद्यपि संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले में संसद पर कुछ प्रतिबंध हैं। दूसरे शब्दों में संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। संसद के भी कानून कई क्षेत्र हैं जहां लागू नहीं होते, जैसे राष्ट्रपति केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लद्दाख और पुडुचेरी के केस में भी राष्ट्रपति नियम बनाकर कानून बना सकता है, लेकिन केवल तब जब विधानसभा निलंबित हो या भंग हो। मतलब अनुच्छेद 240 की बात कर रहा हूँ। 240 में भी दो अनुच्छेदों की बात यहाँ पे हो रही है। 240 का एक में तो मतलब अंडमान निकोबार जैसे देशों में, मतलब 240 के दो में पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में किसका राष्ट्रपति नियम बनाता है। ठीक है, किसी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी होगा। क्या जो विनिमय संसद के किसी अधिनियम, यानी मतलब क्या संसद क्या करती है, विनिमय करती है। इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी अधिनियम के निश्चित या संशोधित करने का भी अधिकार, मतलब राष्ट्रपति जैसे नियम बनाएगा तो संसद के नियमों को भी संशोधित कर सकता है। राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या उसमें कुछ विशेष संशोधन कर ही लागू करे। तो ये तीनों पॉइंट हो गए हैं। तीसरे पॉइंट में कि केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनके विषय में कहीं भी संपत्ति पर लागू होगा। ठीक है, और ये इसकी रही बात कि संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरे शब्दों में संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। राष्ट्रपति केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं, और ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लद्दाख पुडुचेरी के केस में भी राष्ट्रपति नियम बनाकर कानून बना सकता है, लेकिन केवल तब जब विधानसभा निलंबित हो या भंग हो। इस प्रकार बनाया गया विनिमय संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी होगा। इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी अधिनियम को निश्चित या संशोधित करने का अधिकार है। ठीक है, इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी अधिनियम को निश्चित या संशोधित करने का भी अधिकार, ये ध्यान रखना है। नंबर 2 में आते हैं, राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू ना करे या उसमें कुछ विशेष संशोधन कर लागू करे। ठीक है, 5वीं 6वीं अनुसूची। असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र जैसे स्वायत्त जिलों, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में प्रयोग न कर या कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति जनजातीय क्षेत्रों और स्वायत्त जिलों मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के लिए प्राप्त है। अब आते हैं विधायी विषयों का बंटवारा में। संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। सूची 1 में संघ सूची, सूची 2 में राज्य सूची और सूची 3 में समवर्ती सूची है। संघ सूची से संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। इस सूची में इस समय 98 विषय हैं, मूलतः 97 थे। और विषय कौन कौन से हैं? रक्षा है, बैंकिंग है, विदेशी मामले हैं, मुद्रा है, आणविक ऊर्जा, बीमा है, संचार है। बीमा किसमें है? बीमा संघ सूची में। ठीक है, संचार है, केंद्र एवं राज्य के व्यापार है, वाणिज्य है, वाणिज्य भी संघ सूची का विषय है, जनगणना है, लेखा परीक्षा है। वाणिज्य संघ सूची का विषय क्यों? क्योंकि एक वाणिज्य और व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में भी होता है। इससे संबंधित अटियाबारी टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या असम राज्य का जो केस है वो फेमस है, 1960 का केस है। ठीक है, जनगणना किसने में? संघ सूची में। लेखा परीक्षा भी संघ सूची में। राज्य विधानमंडल को भी सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, मतलब सामान्य परिस्थितियों में। इस समय इसमें 59 विषय हैं, मूलतः 66 विषय हैं। मूलतः 66 से 7 घट के 59 रह गए हैं। ठीक है, और संघ सूची का एक बढ़ा है, 97 बढ़ के 98 हो गए हैं। जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार, मतलब कौन कौन सा? पब्लिक ऑर्डर। और पुलिस क्या करती है? पब्लिक ऑर्डर। जन स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, खेती, जेल भले ही आपने केंद्रीय जेल नाम सुना होगा, लेकिन संघ सूची में जेल नहीं है, जेल राज्य सूची का विषय है। स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार, ये सब किसका विषय है? ये है उनका राज्य सूची का विषय है। मत्स्य पालन, मछली पालन कहाँ का है? राज्य सूची का। बाजार किसका है? राज्य सूची का। स्थानीय शासन तो है ही राज्य सूची में। समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस सूची में इस समय 52 विषय हैं, मूलतः 47 थे। इसके विषय बढ़ गए हैं 5। उसका 97 का 98 हुआ, इसका 47 से 92 हुआ, उसका 66 से 59 रह गया, उसका 7 कम हुआ। ठीक है,
और आपराधिक कानून प्रक्रिया है, इसमें सीआरपीसी है, सिविल सीपीसी है, विवाह तलाक है, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, बिजली है, श्रम कल्याण है, आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं हैं। आर्थिक और सामाजिक योजना संवर्धित सूची का विषय है। दवाएं हैं, अखबार हैं, पुस्तक हैं, छापा प्रेस है एवं अन्य चीज़ें हैं। अखबार किसका? अखबार संवर्धित सूची में, छापा प्रेस संवर्धित सूची में, पुस्तक संवर्धित सूची में, ठीक है। और शिक्षा है तो शिक्षा के साथ साथ किताब भी होगा, आप तो जान ही रहे हैं। मतलब ये है कि 42वें संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से उठा के संवर्धित सूची में शामिल किया गया है। वे हैं, इसमें आप पढ़िए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये लिखा है। अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 98। ये किसकी बात हो रही? ये हो रही संघ सूची की। प्रविष्टि संख्या 2 का 92 का 92 खा को जोड़ा गया और प्रविष्टि 33, 92 और 92 का को हटाया गया है। मतलब 92 में चीज़ें बदली हैं। अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है और बदला किसको गया है? लेकिन कुल संख्या 98 है। उसका कारण ये है कि 2 का 92 का और 92 खा को जोड़ दिया है, जबकि 33, 92 और 92 का को हटा दिया है, ठीक है। मतलब 2 हटाया, 3 जुड़ गया, इसलिए वो 98 हो गई। और इसमें रही बात अंतिम प्रविष्टि की संख्या, इसमें अंतिम प्रविष्टि की संख्या 66 है। तो जैसे इंदिरा गांधी ने क्या क्या जोड़ा है, अब हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी के समय में क्या क्या जोड़ा गया, उस पर चलते हैं। 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से इंदिरा गांधी ने पांच विषय को इसमें जोड़ दिया था। जैसे शिक्षा है, वन है, नापतोल है, तो क्या क्या जोड़ा है? शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, संविधान एवं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों के संगठन। न्याय का प्रशासन में आता है संविधान एवं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों को संगठन। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि भारत के किसी विभाग को किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। इस प्रावधान का संदर्भ संघीय क्षेत्र अथवा अधिकृत क्षेत्र से बनता है। मतलब संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि भारत के किसी भी विभाग के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जो कि किसी राज्य में शामिल नहीं, भले ही वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित हो। इस प्रावधान का संदर्भ संघीय क्षेत्र अथवा अधिकृत क्षेत्र से बनता है। मतलब संघीय क्षेत्र का और अधिकृत क्षेत्र से इस संबंध का प्रावधान बनता है। तो ये बात है। इसमें देखिए, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी भूभाग के किसी विषय पर कानून बना सकती है जो कि किसी राज्य में शामिल नहीं, भले ही वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। इस प्रावधान का संदर्भ संघीय क्षेत्र अथवा अधिकृत क्षेत्र यदि कोई हो से बनता है। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विशेष प्रावधान बनाए हैं और इसी अनुसार संसद अथवा राज्य विधायिकाओं को संघ अथवा राज्य द्वारा अधिरोपित वस्तु एवं सेवा कर के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। पुनः संसद को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह वस्तु एवं सेवा कर के विषय में कानून बनाए यदि वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति अंतर्राज्य व्यापार में की जा रही हो। ये बात है, ये बात बना शक्ति देगी। मतलब पहले तो 269 में थे, फिर से 269 के ए में ये सब चीज़ें डाल देंगी। अपशिष्ट सूची से संबद्ध वे विषय जो 3 सूचियों में सम्मिलित नहीं होते पर विधान बनाने का अधिकार संसद को है। इस अपशिष्ट शक्ति में अपशिष्ट करों के करारोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। इस तरह स्पष्ट है कि विधायी एकता के लिए आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया। क्षेत्रीय एवं स्थायी महत्व एवं वित्ता वाले विषयों को राज्य सूची में रखा गया जिन विषयों पर संपूर्ण देश में विधायिका की एकरूपता वांछनीय है परंतु अनिवार्य नहीं, उन्हें संवर्धित सूची में रखा गया। इस तरह संविधान अनेकता में एकता की अनुमति देता है। अमेरिका में संघीय सरकार की शक्तियाँ संविधान में निहित तथा आपसी शक्तियाँ राज्यों को प्रदान कर दी गई हैं। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में भी अमेरिका की तरह शक्तियों की एकल वर्णन की प्रकृति को अपनाया गया है। कनाडा में शक्तियों के आवंटन की दोहरी प्रकृति है, अर्थात संघीय और प्रांतीय तथा अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था करता है, अर्थात संघीय, प्रांतीय, संवर्ती। वर्तमान संविधान इस अधिनियम के मामलों को एक अंतर के साथ अपनाता है। खास शक्तियाँ उस समय न तो संघीय विधायिका को दी गई न प्रांतीय विधायिका को, बल्कि भारत के गवर्नर जनरल को दी गई। इस मामले में भारत ने कनाडा पद्धति को अपनाया। संविधान में संघ सूची को राज्य एवं संवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है और संवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया है। संघ सूची एवं राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची मान्य होगी। यही व्यवस्था संघ सूची और संवर्ती सूची के मामले में भी यही स्थिति होगी। संवर्ती एवं राज्य सूची में संघर्ष की स्थिति पर पूर्व वाली मान्य होगी। यदि संवर्धित सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानूनों पर प्रभावी होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद है, यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित है और उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो राज्य का कानून प्रभावी होगा।
लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारे की उक्त व्यवस्था सामान्य काल में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती है, लेकिन असामान्य काल में बंटवारे की योजना या तो सुधारी जाती है या स्थगित कर दी जाती है। दूसरे शब्दों में संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थिति में कानून बनाए। जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्र में आवश्यक है कि संसद को वस्तु और सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मसले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। इस तरह किसी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों के 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इससे आगे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर कानून बनाने से नहीं रोकती, लेकिन राज्य कानून एवं संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले पर बात की व्यवस्था ही मान्य होगी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद वस्तु और सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामलों की शक्तियां अधिकृत कर लेती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। यहाँ भी राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती, लेकिन इसमें भी टकराव की स्थिति में संसदीय कानून ही हावी रहेगा। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 में वस्तु और सेवा कर का प्रावधान जोड़ा गया था। राज्यों को अनुरोध की व्यवस्था में जब 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के मसले पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। यह कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी हुआ जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। यद्यपि बाद में कोई राज्य इस संबंध में विधानमंडल पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू कर सकता है। इस तरह के कानून का संशोधन या इस पर पुनर्विचार संसद ही कर सकती है, न कि संबंधित राज्य। उक्त प्रावधान के तहत संसद उन मामलों पर भी कानून बना सकती है जिन पर उससे सीधी शक्ति प्रदत्त नहीं की गई। दूसरी ओर ऐसे मामले में राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। राज्यों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया है तथा सभी को संसद के हाथों में सौंप दिया। उक्त व्यवस्था के तहत पारित कुछ कानूनों के उदाहरण इस प्रकार हैं: पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974, नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम 1976, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना भी। संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। उक्त व्यवस्था के तहत बनाए गए कुछ कानूनों के उदाहरण संयुक्त राष्ट्र सुविधा एवं प्रतिरक्षा अधिनियम 1947, जेनेवा समझौता अधिनियम 1960, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982 एवं पर्यावरण से संबंधित विधान और ट्रिप्स। राष्ट्रपति शासन के दौरान जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है, परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निश्चित या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता था। राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की बात करें तो अपवादजनक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू कराने के लिए भी संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता के लिए कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने योग्य बनाती है। उक्त व्यवस्था के तहत बनाए गए कुछ कानूनों के उदाहरण संयुक्त राष्ट्र सुविधा एवं प्रतिरक्षा अधिनियम 1947, जेनेवा समझौता अधिनियम 1960, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982, पर्यावरण से संबंधित विज्ञान और ट्रिप्स। राष्ट्रपति शासन के दौरान भी ऐसे कानून बनाए जाते हैं। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या होता है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति तो है और राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है, परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निश्चित या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। अपवादजनक परिस्थिति में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित मामलों में शक्तिशाली बनाता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति को इस तरह के विधेयक अनुच्छेद 200 और 201 पर पूर्ण वीटो प्राप्त है। उस राज्य के साथ या उस राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले एक राज्य विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य की विधेयक में पेश किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 304 में है, पूर्व स्वीकृति वाली बात। केंद्र राज्यों को वित्तीय आपात स्थिति अनुच्छेद 360 के दौरान राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों को आरक्षित करने का निर्देश दे सकता है। मतलब केंद्र राज्य को वित्तीय आपात स्थिति में राष्ट्रपति के विचार के लिए विधानमंडल द्वारा धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयक को आरक्षित करने का निर्देश दे सकता है। ठीक है। राज्यपाल कुछ मामलों में राष्ट्रपति को निर्देश के बिना अध्यादेश नहीं बना सकता। ठीक है, अनुच्छेद 213 में। मतलब राज्यपाल कुछ मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश नहीं बना सकता। वो कौन से मामले हैं? उक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि संविधान ने विधायी विषयों पर कानून के मामले में केंद्र की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली रखी है।
इस संबंध में सरकारी आयोग ने यह पाया कि संघीय सर्वोच्चता केंद्र एवं राज्यों के कानूनों के मध्य तनाव एवं टकराव को समाप्त करने एवं स्वार्थपूर्ण संबंध विकसित करने की एक शक्ति है। यदि केंद्र को सर्वोच्चता इस स्थिति को समाप्त किया गया तो इसके नकारात्मक प्रभाव का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। हमारी द्वैध राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप, विधित अड़चनें, भ्रांतियाँ इत्यादि जैसे अनेकानेक कारक हैं जो अंततः नागरिकों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। एकीकृत विधायी नीति एवं एकरूपता सामान्य केंद्र संबंधों के आधारभूत मुद्दे हैं। इससे हमारी अनेकता में एकता की पहचान अक्षुण्ण नहीं रह सकती। इस प्रकार संघीय सर्वोच्चता की नीति संघीय व्यवस्था के प्रभावी एवं निर्बाध संचालन हेतु अति आवश्यक है। अब आते हैं प्रशासनिक संबंध में। ये हो गए विधायी संबंध पूरे हो गए। संविधान का भाग 11 उसमें अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की भी व्याख्या की गई है। इसी मुद्दे पर कई अन्य अनुच्छेद भी हैं। कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ मामले को छोड़कर विधायी और कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया है। इस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका शक्तियाँ पूरे भारत में विस्तृत हैं उस मामले में जिसमें संसद की विशेष विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं, अर्थात संघ सूची के विषय में, किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार या प्राधिकरण और न्याय क्षेत्र का कार्य करने में। इसी तरह राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ राज्य की सीमाओं तक विस्तृत हैं, अर्थात राज्य सूची के विषय तक। वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को विधान निर्माण की शक्ति प्राप्त है, अर्थात संवर्ध सूची के विषय, उनमें कार्यकारी शक्तियाँ राज्यों में निहित होती हैं, सिवाय तब जब कोई संवैधानिक उपबंध या संसदीय विधि से विशिष्टता केंद्र को प्रदत्त करे। इस प्रकार संवर्ती विषय संबंधी कोई नियम यद्यपि संसद द्वारा निर्मित किया गया हो, परंतु उसे राज्य द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है, सिवाय तब जब संविधान ने संसद अन्यथा निर्देशित करे। राज्य एवं केंद्र के दायित्व की बात करें, संविधान ने राज्यों को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर 2 प्रतिबंध आरोपित किए हैं, जिससे इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियाँ संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा राज्यों से संबंधित कोई वर्तमान विधान राज्य में केंद्र की कार्यपालक शक्ति को बाधित या उसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना। इनमें से पहला जहां राज्यों पर साधारण दायित्व है, वहीं दूसरा राज्यों पर विशेष केंद्र की कार्यपालक शक्ति को बाधित न करे। दोनों ही मामलों में केंद्र की कार्यकारी शक्तियाँ इस सीमा तक विस्तृत हैं कि वे अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को यह निर्देश देती हैं कि केंद्र का कानून उनके कानून से ज़्यादा मान्य होगा। केंद्र के निर्देश जो है प्रकृति में बाध्यकारी थे। इस प्रकार अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में या प्रभावी बनाने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं क्या मुख्य राज्य ने संविधान की मंशा या दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया है। इसका अभिप्राय है कि ऐसी दशा में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्यों को केंद्र के निर्देश। इन 2 मामलों के अतिरिक्त केंद्र को अधिकार है कि वह राज्य को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है। संचार के साधनों को बनाए और उनका रखरखाव करने में, राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करने में, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करने में, राज्य में अनुसूचित जनजातियों कल्याण के लिए विशेष योजना बनाना और उनका क्रियान्वयन करना। इन मामलों में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र को निर्देश भी राज्यों पर लागू होते हैं। कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन कठोर है। इस तरह केंद्र अपनी विधायी शक्ति राज्य को नहीं दे सकता, जबकि कोई इकलौता राज्य राज्य सूची पर संसद से कानून बनाने को नहीं कह सकता। कार्यपालिका शक्ति का बंटवारा सामान्यतः विधायी शक्ति के बंटवारे का ही अनुसरण करता है, परंतु कार्यपालिका क्षेत्र में ऐसा कठोर बंटवारा टकराव को जन्म दे सकता है। संविधान ने कठोरता विविधता को हटाने के लिए एक कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधि मंडल बनाया है। इसी तरह राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र की किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है। इसी तरह एक राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में कराता है। आपसे समझौते का यह मामला सशर्त या बिना शर्त हो सकता है। संविधान केंद्र कार्यकारी कार्यों को राज्य द्वारा निष्पादित करने संबंध में यह प्रावधान करता है कि केंद्र राज्यों की बिना सहमति के परिस्थितिबद्ध ऐसा कर सकते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में कार्य संसद द्वारा किया जाएगा, न कि राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रकार संघीय सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया कानून केंद्र के संबंध में शक्तियों का आवंटन एवं करारोपण का अधिकार को राज्य को उसकी सहमति के बिना दे सकता है, यद्यपि यह कार्य राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता है। उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग या तो आपसी सहमति या विधान के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। इस उपबंध में राज्य के केंद्र को शक्तियाँ सौंपने की शक्ति को 7वें संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया। इससे पहले सिर्फ केंद्र के पास ऐसी शक्ति थी। और रही बात इसकी कि जहाँ केंद्र दोनों रीतियों का प्रयोग कर सकता है, वहीं राज्य केवल प्रथम रीतियों को ही अपना सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय के लिए निम्नलिखित उपबंध है। संसद किसी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी को पानी के प्रयोग, वितरण और संयंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच और बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इस तरह की परिषद 1990 में बनाई गई थी। केंद्र और राज्यों में लोक अधिनियम, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के भारत के भूक्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं साख प्रदान करना चाहिए। संसद संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर संबंध की स्वतंत्र व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। रही बात अखिल भारतीय सेवाओं की, किसी अन्य संघ की तरह केंद्र एवं राज्य की सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं, जिन्हें केंद्रीय सेवाएं या राज्य सेवाएं कहा जाता है। इसमें अखिल भारतीय सेवा IAS, IPS और IFOS शामिल है।
इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र एवं राज्यों के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा ही किया जाता है। इन सेवाओं को केंद्र एवं राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार को एवं तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का रहता है। 1947 में भारतीय सिविल सेवा के स्थान पर IAS और भारतीय पुलिस के स्थान पर IPS नाम दिया गया, जिससे संविधान में अखिल भारतीय सेवा के रूप में मान्यता दी गई। 1966 में भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया है। संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक का आवंटन राज्यों की आवश्यकता अनुसार किया जाता है तथा इनमें से प्रत्येक में समान स्तर के अधिकारी होते हैं एवं उन्हें समान वेतन प्रदान किया जाता है। यद्यपि अखिल भारतीय सेवा राज्य की स्वायत्तता और संरक्षण को सीमित कर संविधान के संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं, इन सेवाओं का समर्थन निम्नांकित आधार पर किया जाता है कि केंद्र एवं राज्य में उच्च स्तर के प्रशासन के रखरखाव में, पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था सुनिश्चित करने में, केंद्र एवं राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में। संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवा को उचित बताते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संघीय व्यवस्था में 2 नीतियों को सभी संघीय व्यवस्था में अपनाया गया है और सभी संघीय व्यवस्था में संघीय सिविल सेवाएं, प्रांतीय सिविल सेवाएं पाई जाती हैं। भारतीय संघ में भी 2 नीति तथा 2 प्रकार की सेवाएं हुई, किंतु इसका एक अपवाद होगा। यह पाया गया कि प्रत्येक देश में प्रशासन में कुछ विशेष पद प्रशासन के स्तर को बनाए रखने के लिए रणनीतिक पद कहे जाते हैं। निसंदेह प्रशासन का स्तर इन रणनीतिक पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोक सेवकों की दक्षता पर निर्भर करता है। संविधान ने भी बिना किसी भेदभाव के राज्यों को अधिकार दिया है कि वे अपनी लोक सेवाओं का गठन करें। अखिल भारतीय सेवा हेतु अखिल भारतीय स्तर पर इनका आयोजन किया जाए। इसके द्वारा चयनित प्रशासकों हेतु अखिल भारतीय सेवाओं के समान वेतन भत्ते हों तथा इन्हें रणनीतिक या मुख्य पदों पर नियुक्त के समान अवसर होने चाहिए। रही बात लोक सेवा आयोग की, लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध निम्नवत हैं। नंबर 1, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित 2 या अधिक विधानमंडलों के अनुरोध पर कर सकती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर करता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था, यद्यपि भारत में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई तथापि न्याय के प्रशासन में द्वंद्व नीति नहीं है। दूसरी ओर संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। इसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर एवं उच्च न्यायालय के उसके नीचे यह एकल व्यवस्था ही केंद्र एवं राज्य दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यह व्यवस्था पारस्परिक टकराव एवं भ्रांति को समाप्त करने हेतु अपनाई गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है एवं पद से हटाया भी जा सकता है। संसद विधान बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। उदाहरण महाराष्ट्र एवं गोवा में या पंजाब एवं हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है। आपातकालीन अवधि में संबंध, राष्ट्रीय आपातकाल के समय 352 के अंतर्गत 8 केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी विषय पर राज्य या राज्यों को निर्देशित कर सकता है। इस प्रकार इस स्थिति में राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण अधीन हो जाते हैं तथापि उन्हें निलंबित तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है तो राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है। इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की शक्तियाँ कहती हैं राष्ट्रपति ग्रहण कर लेगा। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण हेतु राज्यों को निर्देशित कर सकता है तथा राज्यों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का आदेश भी दे सकता है। अन्य उपबंधों की बात करें, संविधान राज्य के प्रशासन में केंद्र के नियंत्रण को लेकर निम्नलिखित अन्य उपबंध करता है। अनुच्छेद 355 केंद्र पर 2 कर्तव्यों को लागू करता है। बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करें और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होने के अतिरिक्त राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। वह राज्य के प्रशासन के मामलों की रिपोर्ट समय समय पर केंद्र को देता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। रही बात संवैधानिक युक्तियों की, जो संविधान में नहीं है, उपरोक्त वर्णित संवैधानिक युक्तियों के अतिरिक्त केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय हेतु कई अन्य संवैधानिक युक्तियाँ भी हैं। इनमें बड़ी संख्या में परामर्शदात्री निकाय एवं केंद्र के स्तर पर आयोजित सम्मेलन आदि शामिल हैं। अब नीति आयोग गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय में शामिल है। नीति आयोग जिसने योजना आयोग का स्थान लिया, राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, परिवार कल्याण, केंद्रीय स्थानीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, उत्तर पूर्व परिषद, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, परिवहन विकास परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि। केंद्र संबंधों के विकास हेतु या तो वार्षिक या आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। ये विषय इस प्रकार है। राज्यपालों का सम्मेलन की अध्यक्षता में राष्ट्रपति होता है। मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। मुख्य सचिव का अध्यक्षता कैबिनेट सचिव। पुलिस महानिदेशक का सम्मेलन, मुख्य न्यायाधीश का सम्मेलन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कुलपतियों के सम्मेलन की अध्यक्षता गृह मंत्रियों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री और विधि मंत्रियों का सम्मेलन अध्यक्षता केंद्रीय विधि मंत्री करते हैं। वित्तीय संबंध में अब हम लोग आएंगे। वित्तीय संबंध में संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है।
इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं, इन्हें हम निम्नलिखित शीर्षकों से समझ सकते हैं। कराधान शक्तियों का आवंटन। संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीके से कर शक्तियों का आवंटन किया है। संसद के पास अनुसूची जिनकी संख्या 13 है के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार प्राप्त है। राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची जिनकी संख्या 18 पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। संबंधित सूची में कोई कर प्रविष्टि नहीं है। दूसरे शब्दों में कर विधान के संबंध में संबंधित क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है, लेकिन 101 संशोधन अधिनियम 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में एक विशेष प्रावधान बनाकर एक अपवाद प्रस्तुत किया। इस संशोधन ने संसद एवं राज्य विधायिका को वस्तु एवं सेवा कर के प्रशासन के लिए संबंधित अधिकार शक्ति प्रदान की है। कर निर्धारण की अपनी शक्ति संसद में नहीं है। इस उपबंध के तहत संसद ने उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर लगाए हैं। संविधान कर की युगाई और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता है कि और इस प्रकार कर की युगाई और एकत्रित कर की प्राप्तियों के उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण करता है। उदाहरण के लिए आयकर की युगाई और एकत्र केंद्र द्वारा किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्ति केंद्र एवं राज्यों के मध्य बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान ने राज्यों की कर निर्धारण की शक्ति पर निम्न की पाबंदियां भी लगाई हैं। नंबर 1, विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति पर 25 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल वस्तुओं खरीद बिक्री, समाचार पत्रों के अतिरिक्त पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी शक्तियों की 4 पाबंदियां। राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाएगा। आयात निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध भी है। रही बात राज्य विधायिका को निम्नलिखित दो मामलों में वस्तु की, सेवा के अथवा दोनों की आपूर्ति पर कर अधिरोपित करने से प्रतिबंधित किया गया, जबकि ऐसी आपूर्ति राज्य के बाहर की गई हो, तो जबकि ऐसी आपूर्ति आयात अथवा निर्यात के दौरान होती हो। पुनः संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपनी वस्तु, सेवा तथा अथवा दोनों की आपूर्ति राज्य से बाहर होने तथा ऐसी आपूर्ति आयात या निर्यात के दौरान होने के बारे में विनिश्चय कर सिद्धांत अथवा नीति विरूपित करे। राज्य विधानमंडल किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी धारा के विनियमन या विकास हेतु संसद द्वारा स्थापित किसी प्रयास को किसी पानी या बिजली एकत्रीकरण, उत्पादन, खपत में वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है, लेकिन ऐसे किसी कानून को प्रभावी बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश को सुरक्षित रखना होगा और उसकी सहमति लेनी होगी। कर राजस्व का वितरण 80वें संशोधन अधिनियम 2000 तथा 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया। 80वें संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। आयोग ने सिफारिश थी कि कुछ केंद्रीय करों एवं कराधानों से प्राप्त कुल आय को 29% राज्यों को मिलना चाहिए। इसे अवमूलन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया तथा यह पूर्वव्यापी 1 अप्रैल 1996 से अर्थात रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से लागू हुआ। इस संशोधन से आयकर के साथ ही कई अन्य करों जैसे निगम कर, कस्टम ड्यूटी आदि का प्रावधान किया गया है। 101वें संविधान संशोधन ने देश में करारोपण एवं कर प्रशासन की एक नई व्यवस्था शुरू की है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। उसी अनुसार संशोधन द्वारा संसद या राज्य विधायिका को वस्तु, सेवा तो दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेन देन में जीएसटी लगाने संबंधी प्रावधान है। जीएसटी लगाने संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, यह संशोधन अनुच्छेद 272 को समाप्त करता है। ऐसे कार्य जिन्हें केंद्र उद्धृत करता है, एकत्रित करता है और केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जा सकता हो। और ऊपर के जो 12 नंबर प्रावधान है वो अनुच्छेद 286 में समाहित हैं। वो 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा संशोधन के अनुरूप हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें जीएसटी लगाने संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, जीएसटी के चलते केंद्र एवं राज्य द्वारा अधिरोपित अनेक अप्रत्यक्ष कर प्रभावी हो गए हैं। जीएसटी लागू करने की मंशा ही यही है कि भारी भरकम कर व्यवस्था को, जटिलता को सुगम बनाकर वस्तुओं एवं सेवाओं को एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाया जाए। संशोधन ने विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों तथा उगाहियों को जो अब तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी थी, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और औषधि एवं प्रसाधन तैयारी उत्पादन शुल्क और औषधि प्रसाधन तैयारी उत्पादन शुल्क अधिनियम 1955 के अंतर्गत उठाया गया उत्पादन शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है। सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे प्रतिकार शुल्क भी कहते हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कॉमनली नॉन एज काउंटर वैलिंग, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, केंद्रीय अधिभार उपकर जहाँ तक वे वस्तु एवं सेवा आपूर्ति संबंधित हैं, सेंट्रल सरचार्ज सेस so far as they are related to the supply of goods and services। उसी प्रकार संशोधन द्वारा अन्य अनेक कर शुल्कों को भी एक में कर दिया, जैसे राज्य मूल्य वर्धित कर, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्थानीय निकाय द्वारा उठाए गए कर, अष्टद्रव्य एवं प्रवेश कर जिसे ऑक्ट्रोई एंड एंट्री टैक्स बोलते हैं, जीएसटी ने इसे समाप्त कर दिया है। किराए कर, पर्चेज टैक्स, विलासिता कर, लग्जरी टैक्स, लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि पर कर, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर अधिरोपित राज्य के अधिभार एवं उपकर जैसे स्टेट सरचार्ज एंड सेस इन सो फॉर एज दे रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 268 के साथ ही संघ सूची के प्रविष्टि 92C को भी निरस्त कर दिया है। मतलब इन सबको तो निरस्त किया है, 92C को भी निरस्त कर दिया है, जो उसकी सेवा कर से संबंधित थी।
इन्हें 88वीं संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया। मतलब ये 92C जो है ना, इसे 88 संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन इसे अब फिलहाल निरस्त कर दिया है। सेवा कर की उगाही केंद्र द्वारा की जाती थी तथा इसका संग्रहण और विनियोग केंद्र एवं राज्य दोनों करते थे। उपरोक्त दोनों संशोधन 80वां और 101वां के बाद कर राजस्व के केंद्र एवं राज्यों के बीच वितरण की वर्तमान स्थिति निम्नवत है। अब देखेंगे वितरण की वर्तमान स्थिति। केंद्र द्वारा उद्धृत राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित का अनुच्छेद 268 इन श्रेणी में विनिमय पत्रों, चेकों, वादा नोटों, नीतियों, बीमा तथा शेयरों अन्य के अंतर पर लगाने वाला स्टाम्प शुल्क आते हैं। किसी राज्य से उगाही की गई इन शुल्कों को प्राप्तियां भारतीय समेकित निधि का भाग नहीं होती, बल्कि उसी राज्य को दी जाती है। संघ द्वारा उद्धृत एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपा जाने वाला कर अनुच्छेद 269 में है। इस श्रेणी में अग्रलिखित कर आते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं को क्रय विक्रय से संबंधित कर समाचार पत्र को छोड़कर माल या सामान के अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के पारिश्रम से संबंधित कर इन करों से प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होती। इन संस्था द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार संबंधित राज्य को सौंप दिया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण अंतर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य अनुच्छेद 269 का के दौरान अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई आपूर्ति और वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण केंद्र द्वारा किया जाता है। लेकिन यह कर केंद्र और राज्यों के बीच उसी प्रकार बांट दिया जाता है जैसे कि जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा पर संसद निर्धारित करती है। पुनः संसद आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने के लिए नीति और सिद्धांत निरूपित करने तथा निश्चित करने के लिए अधिकृत है कि अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य में वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति कब होगी। संघ द्वारा उद्धृत एवं संग्रहित किए जाने वाला तथा केंद्र और राज्यों के बीच बांटने वाले कर बंटवारे की उक्त व्यवस्था अनुच्छेद 270 के तहत आता है। इस श्रेणी में संघ सूची में उल्लिखित सभी कर और शुल्क आते हैं। नंबर 1 संविधान के अनुच्छेद 268, 269 एवं 269 का में उल्लिखित कर ऊपर उल्लिखित है। संविधान के अनुच्छेद 271 में उल्लिखित कर नीचे उल्लिखित कर पर आधार किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया गया कोई शेष किन करों और शुल्कों को कुल प्राप्तियों के वितरण की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुसूचित की जाती है। कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए आधार अनुच्छेद 271 संसद किसी भी समय अवरोध वाणिज्य द्वितीय और तृतीय श्रेणी के करों पर अपनी आवश्यकता के अनुरूप पूर्ति के लिए अनुच्छेद 269 में उल्लिखित अधिभार लगा सकता है। ये सीधे केंद्र को प्राप्त नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में राज्यों को इनका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता, तथापि वस्तु एवं सेवा कर इसे अधिभार से मुक्त करते हैं। दूसरे शब्दों में यह अधिभार जीएसटी अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्यों द्वारा उद्धृत एवं संग्रहित उपभोग किए जाने वाले कर, इसे थोड़ा देख लेते हैं। ये पूर्णतः राज्यों के कर हैं और इनका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है तथा इनकी संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, राज्यों के कर हैं जो कितने हैं, 18 हैं। भू राजस्व है, कृषि आय पर कर है, कृषि भूमि का उत्तरवर्तन से संबंधित शुल्क है, कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क है, भूमि और भवनों पर कर है, खनिज अधिकारों पर कर है, मानव उपयोग के लिए अल्कोहलीय पेय पदार्थ पर, अफीम, भारतीय भांग तथा अन्य नशीली दवाइयों और नशीले पदार्थों पर उत्पाद शुल्क है, लेकिन अल्कोहलिक औषधीय प्रसाधन सामग्री पर नहीं है। बिजली के उपयोग एवं बिक्री पर कर है, कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल मोटर स्पीड, प्राकृतिक गैस, उड्डयन, टरबाइन ईंधन तथा मानव उपयोग के लिए अल्कोहलीय पेय पदार्थों पर कर है, किंतु इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री तथा ऐसी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान बिक्री शामिल नहीं है। सड़क अथवा अंतर्देशीय जल परिवहन में वस्तुओं तथा यात्रियों को ढोने पर लगा कर, वाहनों पर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, पथ कर, व्यवसाय पर कर, व्यवसाय व्यापार, कॉलेज तथा रोजगारों पर कर, कैपिटेशन पर कर, मनोरंजन तथा मन बहलाव पर उस हद तक कर जहाँ तक पंचायत, नगर पालिका अथवा क्षेत्रीय प्रशासन अथवा जिला प्रशासन संग्रह करते हों। दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क जो संघीय सूची में निर्दिष्ट हो उनके अलावा तथा राज्य सूची में शामिल सामग्री पर शुल्क या कोर्ट शुल्क के अतिरिक्त गैर कर राजस्व का वितरण की बात करेंगे। केंद्र के गैर राज्य स्रोतों से व्यापक प्राप्तियां निम्नलिखित हैं। डाक एवं तार, रेलवे, बैंकिंग, प्रसारण, सिक्के, मुद्रा, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, समायावधि समाप्त होने पर उगाही और अन्य। राज्य गैर राजस्व कर के द्वारा राज्य को प्राप्त व्यापक स्रोत हैं सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, राजस्व, सार्वजनिक उपक्रम, समय चुकने पर उगाही एवं अन्य। ठीक है, हम प्रविष्टि 52 की बात करें। किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या बिक्री के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर है। प्रविष्टि 55 समाचार पत्रों, प्रकाशित तथा रेडियो अथवा टेलीविजन प्रसारित विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य विज्ञापनों पर कर है। 101 संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा इन्हें विलोपित किया गया। ठीक है, राज्यों के लिए सहायता अनुदान की बात करें, मतलब ऐसा अनुदान जो राज्यों को सहायता प्रदान करता है उसकी बात करते हैं। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी को संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होगा। अनुदान 2 प्रकार के होंगे, विधेयक एवं विवेकाधीन अनुदान। विधेयक अनुदान अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों की आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए। यदि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लिए सहायता राशि भी भिन्न भिन्न निर्धारित की जा सकती है। यह राशि प्रत्येक वर्ग भारत की संचयी निधि पर आधारित होती है। इस सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त संविधान राज्यों में जनजातीय उत्थान एवं कल्याण
तथा अनुसूचित जनजाति बहुल राज्यों में प्रशासनिक विकास के लिए भी राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने की शक्ति संसद को देता है। ऐसे राज्यों में असम भी शामिल है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत बढ़ित अनुदान सामान्य एवं विशेष वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी जाती है। विवेकाधीन अनुदान की बात करें, अनुच्छेद 282 संघ एवं राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए वे अनुदान आवंटित कर सकते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों का अनुदान प्रदान कर सकते हैं। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के नाम से जाना जाता है। इसका कारण है कि इसके लिए केंद्र बाध्य नहीं तथा यह पूर्णतः उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है। इन अनुदानों के दो उद्देश्य होते हैं: योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति के निमित्त राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करना। अन्य अनुदान में बात करें, संविधान एक अन्य तरह के अनुदान की व्यवस्था करता है, किंतु यह अल्प अवधि के लिए होता है। इस प्रकार जूट एवं जूट उत्पादों असम, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के लिए केंद्र निर्यात शुल्क की जगह अनुदान का प्रावधान किया गया था। यह अनुदान संविधान प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के लिए किए गए थे। ये अनुदान भारत की संचय नीति पर आधारित थे तथा वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को उपलब्ध कराए गए थे। अब आते हैं इसमें सेवा कर से संबंधित। तो रही बात इसकी सेवा कर की, इसे देख लेते हैं। पहले इसे साइज मिलाते हैं। सेवा कर ठीक है, देखते हैं सेवा कर वो क्या है। हाँ, तो ये वस्तु एवं सेवा कर प्रसाद, इस पे आते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को सक्षम और कुशल प्रशासन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय जरूरी है। ठीक है, इस ये वस्तु और सेवा कर नहीं मिल रहा है, इतनी देर में तो हम पढ़ ही लेते। वस्तु और सेवा कर को पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है हम लोगों को। तो वस्तु एवं सेवा कर प्रशासन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के सक्षम और कुशल प्रशासन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय जरूरी है। इस आपसी सहयोग और परामर्श को संभव बनाने के लिए 101वें संशोधन आपसी सहयोग और परामर्श को संभव बनाने के लिए 101वें संशोधन अधिनियम 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर प्रशासन जीएसटी काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किया। अनुच्छेद 279 राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी काउंसिल गठित करने के लिए अधिकृत करता है। केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त फोरम है। इससे हमेशा अपेक्षा की जाती है कि यह निम्नलिखित मामलों में केंद्र और राज्यों की अनुशंसा करेगा। ठीक है, तो निम्नलिखित मामले देख लेंगे कहाँ ये राज्य अनुशंसा कर सकता है। ठीक है, केंद्र राज्यों तथा स्थानीय निकाय द्वारा वसूले कर, उपकर एवं अधिभार जिनका जीएसटी में विलय हो जाता है, वे वस्तुओं और सेवाएं जिन पर जीएसटी लगेगा या जो जीएसटी से मुक्त होंगी। आदर्श जीएसटी कानून वसूली के सिद्धांत अंतर्राज्य वाणिज्य व्यापार में आपूर्तियों द्वारा उठाएगा जीएसटी के बंटवारे और वह नीति जिसके आधार पर आपूर्ति के स्थान पर कर का प्रशासन होता है। कारोबार की शुरुआती सीमा उसकी जिसके नीचे जीएसटी से छूट मिल जाती है। जीएसटी बैंड के साथ न्यूनतम नियत दरें किसी प्राकृतिक प्रकोप या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक समय विशेष के लिए एक दर या दरें। अनुच्छेद 280 अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। इसका गठन हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। यह निम्नलिखित मामलों पर राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्तियों का राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण वे सिद्धांत जिनके तहत राज्य केंद्र भारत की संघीय नीति से आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करता है। अब इधर आते हैं। राज्य वित्त आयोग की स्थिति के आधार पर राज्य पंचायतों और नगर पालिका को स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचय निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई कार्य। 1960 के तक आयोग असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के लिए जूट एवं जूट उत्पादों को निर्यात शुल्क के एवज में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले अनुदान के संबंध में सरकार को सुझाव देता था। संविधान वित्त आयोग को देश में वित्तीय संघात्मकता के संतुलन चक्र के रूप में प्रकल्पित करता है। यदि गैर संवैधानिक गैर विधायी निकाय योजनाएं आयोग के दबाव के उपरांत केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में वित्त आयोग की भूमिका संकुचित हुई है। राज्यों के हितों को संरक्षण, वित्तीय मामलों पर राज्य हितों की रक्षा के लिए संविधान में व्यवस्था की है कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर निम्नलिखित विधेयक को संशोधित कर दे। ऐसे विधेयक जिसमें राज्यों के हितों और किसी कार्य या शुल्क को अध्यारोपित करे। ऐसा विधेयक जो भारतीय आयकर को लागू करने संबंधी परियोजना हेतु परिभाषित व्यक्ति कृषि आय का अर्थ में परिवर्तन करेगा। ऐसा विधेयक जो राज्यों में वितरित या प्रदर्शन की जाने वाली राशियों
के नियम को प्रभावित करे। ऐसा विधेयक जो राज्य के प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट कार्य या शुल्क को अधिभार या अध्यारोपित करे। कार्य या शुल्क जिसमें राज्य का हेतु अव्यक्त या अर्थ है। कार्य या शुल्क जिसकी कुल प्राप्ति का पूर्ण या कोई भाग किसी राज्य को सौंपा जाए। शुल्क जहाँ कुल प्राप्ति के संदर्भ में फिलहाल इस राशि को भारत की संचयी निधि से प्रदान किया जाता है। कुल प्राप्त या अव्यक्त अर्थ से संग्रहण की लागत का इकट्ठा कर प्राप्त हुई या कार्य या शुल्क प्राप्त हुई। किसी क्षेत्र में कार्य या शुल्क की कुल प्राप्तियों का निर्धारण और प्रमाण भारत के नियंत्रक मालिक या परीक्षक द्वारा किया जाता है। उनका प्रमाण फाइनल होगा। केंद्र एवं राज्य द्वारा ऋण संविधान केंद्र एवं राज्यों को कर्ज लेने की शक्ति पर निम्न के प्रावधान तय करता है। केंद्र सरकार या तो भारत में या इसके बाहर से भारत की संचयी निधि प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण ले सकती है, लेकिन दोनों ही मामलों में सीमा निर्धारित संसद द्वारा किया जाएगा। संसद द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है। इसी तरह एक राज्य सरकार भारत में बाहर नहीं राज्य की संचयी निधि की प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण ले सकता है, लेकिन सीमा निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है तथा किसी राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार है किसी राज्य सरकार। इसी तरह एक राज्य सरकार भारत में बाहर नहीं राज्य की संचयी निधि की प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण दे सकते हैं, लेकिन सीमा निर्धारण विधानमंडल द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य द्वारा लेने पर गारंटी दे सकती है। ऋण के ऐसे प्रयोजन हेतु आवश्यक धनराशि भारत की संचयी निधि पर भारित होगी। राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया हुआ है जिसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो। अंतर सरकारी कानून मुक्ति की बात करें तो अन्य संघीय संविधानों के अनुसार भारतीय संविधान में भी पारस्परिक कराधान से उन्मुक्ति को नियम है। इस संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। केंद्र की प्रतापत्ति को राज्य के कर से छूट। केंद्र की सभी प्रतापत्ति को राज्य या उसके विभिन्न निकायों तथा नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड, पंचायतों इत्यादि को सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त होती है। यदि संसद को अधिकार है कि वह इस प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है। संपत्ति से अपराय भूमि, भवन, चल संपत्ति, शेयर जमा इत्यादि उन सभी चीज़ होते हैं जिनका कोई मूल्य होता है। संपत्ति में चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित होती हैं। संपत्ति को भी संप्रभु जैसे सेनाएं वाणिज्य प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा निर्मित निगमों या कंपनियों के राज्य कराधान या स्थानीय कराधान से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। इसका कारण यह है कि निगम एक अपनी एक पृथक विधेयक अस्तित्व है। राज्य की प्रथमती आय को केंद्रीय कर से छूट। राज्य की प्रथमती में आय को भी केंद्रीय कर से छूट प्राप्त होती है। यह आय संप्रभु कार्यों में वाणिज्य कार्यों से हो सकती है, किंतु यदि संसद अनुमति दे तो केंद्र वाणिज्यिक आय पर भी कर लगा सकता है। यदि केंद्र चाहे तो किसी कार्य या व्यवसाय विशेष को इस कर से छूट भी दे सकते हैं। उल्लेखनीय राज्य में स्थित स्थानीय संस्थानों को केंद्रीय कर से मुक्ति नहीं होती है। इसी तरह निगमों एवं राज्यों की स्वामित्व वाली कंपनियों की संपत्तियों एवं आय पर केंद्र कर लगा सकती है। 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक सलाहकारी निर्णय में सलाह दी थी कि केंद्र द्वारा राज्य को दी जाने वाली छूट ऐसी होनी चाहिए कि जिससे सीमा और उत्पाद शुल्क पर कोई प्रभाव न पड़े। दूसरे शब्दों में केंद्र राज्य द्वारा आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर कर लगा सकती है। वह राज्य उत्पादित या विनिर्मित सामान पर उत्पाद शुल्क लगा सकता है। आपातकाल के प्रभाव की बात करें तो केंद्र राज्य के बीच संबंध आपातकाल के दौरान बदल जाते हैं। ये है निम्नलिखित। राष्ट्रीय आपातकाल। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति केंद्र और राज्य को भी संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति या तो वित्तीय अंतरण को कम करे या राष्ट्र रोक देगा। ऐसे परिवर्तन जिस पर आपातकाल की घोषणा की उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। वित्तीय आपातकाल की बात करें अनुच्छेद 360 में लागू हो तो केंद्र राज्य को निर्देश देगा वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करो, राज्यों की सेवा में लगे सभी वर्गों को लोगों के वेतन एवं भत्ते कम करो। अन्य सभी धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए आरक्षित रखें। केंद्र राज्य संबंध में प्रवृत्तियों की बात करें 1967 तक केंद्र राज्य संबंध व्यापक समान बने रहे क्योंकि केंद्र एवं ज़्यादातर राज्यों में एक ही दल का शासन था। 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में हार गई जिससे केंद्र में उसकी स्थिति कमजोर हो गई। इससे केंद्र राज्य संबंधों के राजनीतिक परिदृश्य में नया परिवर्तन आया। ठीक है, और राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारों ने कई मसलों पर केंद्रीकरण कर दिया। ठीक है, और केंद्र राज्य संबंधों के तनाव के संभावित क्षेत्र जिन मुद्दों के कारण केंद्र राज्यों के बीच तनाव या टकराव पैदा हुआ वे हैं कौन कौन से, उन्हें देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी का तरीका। राज्यपाल का दलगत और पक्षपातपूर्ण रवैया, पार्टी में राष्ट्रपति शासन को लगाना, राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती, राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना, राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव, राज्य नीतियों अनुपालन में योजना आयोग की भूमिका। 2015 में नीति आयोग बना, उसके स्थान पर अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रयोग, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति, केंद्र में राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी। ठीक है, राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण, राज्यों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वयन, सीबीआई, ईडी वगैरह जैसे केंद्रीय एजेंसी काम करना। 1960 के दशक के मध्य से ही केंद्र संबंधों पर विचार किया जा रहा है। केंद्र संबंधों के मुद्दों पर निम्नलिखित कार्य हुए हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग है। केंद्र सरकार ने मोरारजी जैसे जिस काम में तैयार किया था कि अध्यक्षता 1966 में क्षेत्र भारत के प्रति प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए एमसी तलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया और अंतिम रिपोर्ट 1969 को केंद्र सरकार को सौंपी गई। इसने केंद्र संबंध सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की। मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद होगी। राज्यपाल के
रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में लंबा अनुभव हो और राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाए। राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराया जाए ताकि उनके केंद्र पर निर्भरता कम रहे। उनके अनुरोध या अन्यथा पर ही राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बल की तैनाती हो। अब इसके बाद आई राजमन्नार समिति 1969 में। तमिलनाडु सरकार ने डीएमके ने डॉक्टर वीपी राजमन्नार के अध्यक्ष में केंद्र संबंधों की समीक्षा करनी और राज्यों को संयुक्त दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव के देने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपा। ठीक है, ये तो होगा राजमन्नार समिति। इसकी हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव है 1973 में अकाली दल पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुआ। एक बैठक में राज्यों की धार्मिक राजनीतिक मांगों से संबंधित है। पश्चिम बंगाल का इस्तेमाल पत्र 1970 में आया, बस इतना ध्यान रखना। लेकिन सरकारी आयोग की हम रिपोर्टें पढ़ेंगे। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर्य सरकारिया के अध्यक्षता में केंद्र संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं और कार्य पद्धतियों का परीक्षण करें और इस संबंध में उचित परिवर्तन प्रमाणिक सिफारिशें प्रदान करें। और इसने अपनी रिपोर्ट कितने 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकारी आयोग ने। इसकी रिपोर्टें हमने मानी भी। आयोग ढांचागत परिवर्तन के पक्ष में नहीं था। इसने महसूस किया कि मूल रूप से संवैधानिक व्यवस्था और सिद्धांत रूप से मूल संस्थात्मक संरचना ठीक है, लेकिन इसने इस बात पर बल दिया कि प्रचारात्मक कार्यात्मक स्तर पर परिवर्तन हो सकता है। इसने महसूस किया कि स्थायी संस्था मामले के मुकाबले में संघीयता सहयोगी क्रिया के लिए ज़्यादा क्रियात्मक व्यवस्था है। इसने इस मांग को पूर्णतः खारिज कर दिया कि केंद्र की शक्तियों में कटौती है, बल्कि इसने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है। विखंडनीय प्रवृत्तियों द्वारा चुनौती दी जा रही है। हालांकि उसने स्वस्थ का मतलब यह नहीं बताया कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो। इसने यह भी पाया कि केंद्र में शक्तियों का अधिक संकट से निर्णय लेने का दबाव रहता है, जबकि राज्य निर्णय विहीन रहते हैं। आयोग ने केंद्र संबंधों के सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। इनमें महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं। एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो, जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। इसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत होना चाहिए। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बहुत संभाल का इस्तेमाल किया जाए, तो इसका इस्तेमाल तभी हो जब सभी उपलब्ध विकल्प समाप्त हो जाएँ। अखिल भारतीय सेवाओं के संविधान को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए और ऐसे ही कोई सेवा का निर्माण किया जाना चाहिए। कराधान की शक्ति संसद में ही नहीं रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को संवर्धित सूची में शामिल किया जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताएं। राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद किया जाए। क्षेत्रीय परिषद संघीयता के मामले में प्रोत्साहित करना चाहिए। केंद्र को बिना राज्य की स्वीकृति के सेना बलों की तैनाती की शक्ति प्राप्त होना चाहिए, यहाँ तक कि यह राज्यों की सहमति के बिना भी किया जा सकता है। तथापि यह वांछनीय है कि राज्यों से परामर्श किया जाए। संवर्धित सूची के बसने पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट करना चाहिए। निगम कर की कुल प्राप्ति को राज्यों के साथ सुनिश्चित सीमा में बांटा जाना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता। राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। बिना संसदीय मांग के किसी राज्य मंत्री के खिलाफ जांच आयोग नहीं बैठाना चाहिए। केंद्र द्वारा आयकर पर अधिभार उगाही नहीं करना चाहिए, सिवाय विशिष्ट उद्देश्य और सीमित समय के लिए। योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच कार्यों का वर्तमान बंटवारा उचित एवं निरंतर होना चाहिए। त्रिभाषा फॉर्मूला समान रूप से लागू करने की दिशा में कदम भी उठाना चाहिए। रेडियो टेलीविजन की स्वच्छता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके कार्यों के विकेंद्रीकरण अवश्य होना चाहिए। रेडियो एवं टेलीविजन के लिए स्वच्छता नहीं होना चाहिए, इनके कार्यों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन पर राज्यसभा की भूमिका एवं केंद्र की शक्ति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करना चाहिए। केंद्र सरकार सरकारी आयोग की 247 सिफारिशों लागू कर चुकी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र और राज्य परिषद का गठन है। अब आते हैं पुंछी आयोग जो 2007 में बना, 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। तो पुंछी आयोग कब बना? 2007 में। केंद्र सरकार ने केंद्र संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारी आयोग के अन्य 4 सदस्य धीरेन्द्र सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव, विनोद कुमार गुग्गल भारत सरकार में पूर्व सचिव, प्रोफेसर NR माधव मेनन और डॉक्टर अमरेश बागची, ये सब इनके जो सदस्य थे। ठीक है, इसको हम देख रहे हैं कि 2 दशक पहले गठित सरकारी आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थिति में केंद्र संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। कुल 56 प्रश्नों की इस रिपोर्ट को 7 खंडों में अंतर रूप देने में आयोग को सरकारी आयोग की रिपोर्ट संविधान संचालन की समीक्षा के लिए गठित आयोग NCRWC की रिपोर्ट तथा द्वितीय प्रशासनिक विस्तार आयोग की रिपोर्ट से बहुत मदद मिली है। हालांकि अनेक क्षेत्रों में आयोग की रिपोर्ट सरकारी आयोग के अनुसंधान से मिल नहीं खाती। आयोग अपने विचारार्थ विषय के अंतर्गत उठाए गए मुद्दों की गहराई से जांच करने तथा संबंधित सभी पक्षों की सांगोपांग समीक्षा के उपरांत इसके निष्कर्ष पर पहुंचा कि सहकारी संघवाद कॉर्पोरेट फंडिंग भारत की एकता करते तथा भविष्य में इसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस प्रकार सहकारी संघवाद का भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन का कार्य करता है। कुल मिलाकर आयोग ने 310 संस्थाएं की, जिनमें से
उसने कितनी कितनी 247, जिसमें 180 मान, जिनमें से कुछ केंद्र राज्य संबंधों के भी स्पर्श करते हैं। कुछ प्रमुख अनुसंधान इस प्रकार हैं, मतलब कुल 310 संस्थाएं की, जिनमें कुछ ही जो है केंद्र राज्य संबंधों को स्पर्श कर रहे हैं। सूची 3 वर्णित विषयों पर बनने कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। संवर्धित सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर संसद में विधान प्रस्तुत करने से पहले केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति बनाए। मतलब सूची 3 में वर्णित विषयों पर बने कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि संवर्धित सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर संसद में विधान प्रस्तुत करने से पहले केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति बनाए। राज्यों को सुपुर्द किए गए मामलों पर केंद्र को संसदीय सर्वोच्च स्थापित करने में अधिकतम संयम बरतना चाहिए। राज्य सूची तथा संवर्धित सूची को हस्तांतरित विषयों के मामले में राज्यों के प्रति लचीला रुख रखना बेहतर केंद्र राज्य संबंध की पूंजी है। केंद्र को संवर्धित सूची के विषयों अथवा परस्पर व्यापी क्षेत्र अधिकारों को संबंधित सिर्फ उन्हीं विषयों को हाथ में लेना चाहिए जो राष्ट्र क्षेत्र में हो, नीतियों के समरूप हों। संवर्धित अथवा परस्पर व्यापी क्षेत्र अधिकार संबंध मामलों के प्रबंधन के अंतर्राज्य परिषद को सतत अंकेचल भूमिका में रहना चाहिए। राष्ट्रपति विधेयक लौटा दिए जाने की स्थिति में राज्य विधायकों को कार्य करने के लिए अनुच्छेद 201 में निर्धारित 6 माह की अवधि का पालन करना चाहिए। संसद को सूचीबद्ध की प्रविष्टि 14 से संबंधित विषयों को समझौता करना, संसदीय अधिनियम द्वारा लागू करना पर कानून बनाना चाहिए जिसके संलग्न पद्धति को प्रणालीबद्ध किया जा सके। इस बारे में शांति का उपयोग स्वाभाविक रूप से विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों की संघीय संरचना को देखते हुए निर्बाध नहीं हो सकता। संधियां एवं समझौते के फलस्वरूप वित्तीय जिम्मेदारियां तथा राज्य की वित्तीय स्थिति पर इनके प्रभावों को ध्यान समय पर गठित किए जाने वाले वित्तीय आयोग को रखना चाहिए। राज्यपालों को चयन करते समय केंद्र सरकार को सरकारी आयोग द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करना चाहिए। उसे जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रगण्य होना चाहिए, उसे राज्य का बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, उसे एक असंबद्ध व्यक्ति होना चाहिए जो कि राज्य के स्थानीय राजनीति से नजदीकी के तौर पर न जुड़ा हो। उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी राजनीति में सामान्यतः बड़ी भूमिका न रही हो, विशेषकर हाल के अतीत में। राज्यपालों के 5 साल का कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए और उनकी पदच्युति केंद्र सरकार की इच्छा वार्ता नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो भी प्रक्रिया है, आवश्यक परिवर्तन सहित वही प्रक्रिया राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाने में प्रयुक्त होना चाहिए। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को ऐसा विवेक अधिकार प्रदान नहीं करता कि वह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अथवा उसकी सलाह के बिना कार्य करे। वास्तव में विवेक अधिकार का उपयोग का दायरा सीमित है और सीमित दायरे में भी राज्यपाल का ये कार्य एकपक्षीय अथवा अवास्तविक नहीं देखना चाहिए। उसका कार्य विवेक द्वारा निर्देशित अनेक नियति से होना चाहिए। अनेक नीति ईमानदारी से प्रेरित तथा सतर्कता द्वारा संतुलित होना चाहिए। किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल को इस बारे में 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए कि वह इस पर सहमति दे अथवा राष्ट्रपति के विचार से इसे सुरक्षित रखे। जहाँ तक विधानसभा बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका का प्रश्न है, यह आवश्यक है कि इस बारे में संवैधानिक परंपरा का पालन हो, इस पर दिशा निर्देश बनाए जाएं। ये दिशा निर्देश निम्नलिखित हो सकते हैं। विधानसभा जिस दल या दलों के समूह का सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। चुनाव पूर्व गठबंधन की स्थिति में इस गठबंधन को एक ही दल मानना चाहिए और यदि इसे बहुमत प्राप्त होता है तो गठबंधन के नेता को राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यदि किसी दल अथवा चुनाव पूर्व गठबंधन वाले समूह को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री का चयन निम्नलिखित प्राथमिकताओं के आधार पर करना चाहिए। चुनाव पूर्व गठबंधन वाले दलों का समूह जिसके पास सबसे बड़ी संख्या है वह सबसे बड़ा एकल दल जो सूत्रों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा कर रहा हो। चुनाव पश्चात का गठबंधन जिसमें सभी हिस्सेदार सरकार में शामिल होना चाहते हैं। चुनाव पश्चात गठबंधन जिसमें कुछ दल सरकार में शामिल होना चाहते तो फिर सरकार से बाहर रहकर उसका समर्थन करना चाहिए। इसे का इसी तरह से हम लोगों को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए। जहाँ तक किसी मुख्यमंत्री को हटाने का प्रश्न है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री के अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित करने के लिए बराबर कहते रहना चाहिए और उसके लिए एक समय सीमा का भी निर्धारण करना चाहिए। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाकर किसी राज्य मंत्री और अभियोग दर्ज करने की सहमति देने का अधिकार होना चाहिए यदि मंत्रिमंडल का निर्णय राज्यपाल की दृष्टि में उपलब्ध सामग्री को देखते हुए पूर्वाग्रह से प्रतीत होता है। राज्यपालों को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करने अथवा अन्य वैधानिक पद धारण करने की परंपरा का अंत हो जाना चाहिए। उसकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित रहना चाहिए। जब किसी बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक अव्यवस्था के कारण राज्य प्रशासन पंगु हो जाता है और इससे राज्य का संवैधानिक तंत्र ठप पड़ जाता है तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ को अपने सर्वोपरि उत्तरदायित्व को निर्वहन के तहत सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार करते हुए स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। साथ ही अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता को दुरुस्त करने के तक ही सीमित रहना चाहिए। मतलब 356 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता को दुरुस्त करने तक ही सीमित रहना चाहिए। जहाँ तक संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रश्न है, एसआर भूमि की 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में दिए गए दिशा निर्देश को शामिल करते हुए उपयुक्त संशोधन किए जाने की जरूरत है। इससे राज्यों के मामले में संभावित संदेह आशंका का निराकरण हो सकेगा जिससे कि केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अब जबकि 352 या 356 के अंतर्गत आपातकाल लगाने के लिए शर्तें बहुत सख्त कर दी गई हैं और इसे अंतिम उपाय के रूप में ही उपयोग किए जाने का प्रावधान है और अनुच्छेद 355 के अंतर्गत राज्यों की सुरक्षा का दायित्व शंका है आवश्यक है केंद्र के हस्तक्षेप के संबंध में संवैधानिक एवं वैधानिक रूपरेखा बनाई जाए, लेकिन इसमें अनुच्छेद 352 356 के अंतर्गत आत्यंतिक कदम भी उठाने की अनिवार्यता न हो। इस रूपरेखा को स्थानीय आपातकाल के रूप में उपयोग करने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि राज्य सरकार
काम करती रहे तथा विधानसभा भंग करने की जरूरत नहीं पड़े, जबकि केंद्र सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट तथा स्थानीय तौर पर प्रतिक्रिया करें। अनुच्छेद 355 संगठित 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूची बन की प्रविष्टि 2 या तथा सूची 2 की प्रविष्टि बन के अंतर्गत स्थानीय आपातकाल लागू करने का पूरा औचित्य बनता है। अंतर्राज्य परिषद को अंतर्राज्यीय एवं क्षेत्रराज्य मतभेदों को दूर करने का एक विश्वसनीय, शक्तिशाली तथा निष्पक्ष प्रणाली बनाने के लिए अनुच्छेद 263 में समुचित संशोधन की आवश्यकता है। क्षेत्रीय परिषदों की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए तथा बैठकों के एजेंडा संबंधित राज्यों द्वारा आपसी समन्वय बढ़ाने तथा नीतियों की संस्था के लिए प्रस्तावित हैं। एक मजबूत अंतर्राज्य परिषद का भी सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों कार्यालय के रूप में कार्य किया जा सकता है। वित्तीय मामलों में अंतर्राज्यीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की शक्ति प्राप्त समिति का गठन एक सफल प्रयोग हो सकता है। दूसरे क्षेत्रों में भी इस प्रकार के मॉडल्स के संस्थानीकरण की आवश्यकता है। मुख्यमंत्रियों का एक फोरम जिसकी अध्यक्षता चक्र अनुक्रम से एक मुख्यमंत्री करने के बारे में विचार किया जा सकता है, जिससे कि ऊर्जा, खाद्य, शिक्षा, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में समन्वित नीतियाँ लागू की जा सके। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग तथा न्यायपालिका का आदि क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं को सुनिश्चित करना चाहिए। राज्यों के प्रतिनिधित्व फोरम के रूम में सेकंड चैम्बर के गठन एवं कार्य में बाधक कारकों को हटाना चाहिए अथवा संशोधित करना चाहिए, और इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों को संशोधन की जरूरत हो तो वह भी करना चाहिए। वास्तव में राज्यसभा में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अनुविधायी तथा प्रशासनिक संबंधों को लेकर मतभेद के बिंदुओं का स्वीकार और हल निकालने की ऐसी भी क्षमता है। राज्यों के बीच सत्ता संतुलन वांछनीय और यह राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की समानता के आधार पर संभव हो सकता है। इसके लिए प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन कर राज्यसभा में राज्यों की सीटों का समानता बिना उनकी जनसंख्या के ध्यान रखे किया जा सकता है। स्थानीय निकाय को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने देने के लिए शक्तियों के प्रतिनिधित्व का वैसा क्षेत्र उपयुक्त संशोधन के माध्यम से संवैधानिक रूप से परिभाषित होना चाहिए। भविष्य के सभी केंद्रीय विधान जो राज्यों की संलग्नता की मांग करते हैं, लागत में साझेदारी की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम पहले से वर्तमान केंद्रीय विधान जिसमें कि राज्यों को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है को उपयुक्त रूप से संशोधित करना चाहिए, जिससे केंद्र सरकार लागत में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। प्रमुख खनिजों के रॉयल्टी दरों को पुनरीक्षण प्रत्येक 3 वर्षों पर बिना विलंब किया जाना चाहिए और 3 वर्षों की अवधि पर पार होने पर राज्यों की समुचित क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। व्यवस्था कर की वर्तमान हदबंदी को संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर देना चाहिए। अनुच्छेद 268 में उल्लिखित करों से और अधिक राजस्व प्राप्त करने की संभावना के लिए उक्त प्रावधान पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। इस मुद्दे को या तो अगले वित्त आयोग को संदर्भित कर देना चाहिए अथवा इस मामले को देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। अधिक उत्तरदायित्व लाने के लिए सभी वित्तीय विधानों को एक स्वतंत्र निकाय द्वारा वार्षिक आकलन करना चाहिए तथा इन निकाय को रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों राज्य विधायिकाओं के समझ रखना चाहिए। वित्त आयोग को विचारार्थ विषयों को केंद्र अथवा राज्यों के बीच निष्पक्ष रूप से संदर्भित करना चाहिए। वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों का अंतिम रूप देने में राज्यों की संलग्नता एक प्रभावी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार के सभी वर्तमान उपकर तथा चार्जों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि सकल कर राजस्व में उनकी हिस्सेदारी को कम किया जा सके। योजना एवं गैर योजना खर्च में नजदीक संलग्नता के कारण एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जा सकती है जो कि योजना खर्च एवं गैर योजना खर्च के बीच अंतर के मुद्दे को देखे। वित्त आयोग तथा योजना आयोग के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। वित्त आयोग तथा पंचवर्षीय योजना के द्वारा आवरित अवधियों के तालमेल में ऐसे समन्वय की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के वित्त आयोग प्रभाग को एक मूल विभाग के रूप में रूपांतरित कर देना चाहिए जो कि वित्त आयोग के स्थानीय सचिवालय के रूप में कार्य करे। योजना आयोग की वर्तमान परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसकी भूमिका समन्वय की अधिक होना चाहिए। केंद्रीय मंत्रालय में राज्यों की 25 योजनाओं के समुचित प्रबंधन की कम। अनुच्छेद 307 संपत्ति सूचीबद्ध की प्रविष्टि 42 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य आयोग की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस आयोग में परामर्शदात्री एवं कार्यकारी भूमिका निर्णयकारी शक्ति के साथ अंतर्निहित होनी चाहिए। एक संवैधानिक निकाय के रूप में आयोग के निर्णय अंतिम तथा सभी राज्यों के साथ साथ भारतीय संघ पर भी बाध्यकारी होने चाहिए। ठीक है। आयोग के निर्णय से प्रभावित कोई पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। पूंजी आयोग की रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति ने 2017-18 में हुई अपनी बैठकों में विचार किया। स्थायी समिति की सिफारिशों के साथ आयोग की सिफारिशों को टिप्पणियों के लिए राज्य सरकार को परिचालित किया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद पर बात करते हैं। केंद्र राज्य विधायी संबंधों से जुड़े अनुच्छेद एक नज़र में हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्य विधायिकाओं के द्वारा बनाए गए कानूनों के विस्तार की बात है। 246 संसद द्वारा राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु है। 246 ये विषय वस्तु और सेवा कर के संबंध विशेष प्रावधान। 247 कतिपय अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना के संसद का अधिकार। 248 विधायन की अवशेष शक्तियाँ। 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य से संबंधित किसी मामले पर संसद की कानून बनाने की शक्ति है। 250 में राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। 251 अनुच्छेद 249 में 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानून में राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के बीच की असंगतता के बारे में है। 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के लिए पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति अथवा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार करना। 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने के लिए विधान। 254 संसद द्वारा बनाए गए कानून तथा राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के बीच असंगति की स्थिति में ये निर्णय।
255 अनुशंसा तथा पूर्व अनुमोदन की प्रक्रियागत मामलों के रूप में देखने की जरूरत है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से संबंधित अनुच्छेद 256 राज्यों तथा संघ की जिम्मेदारियां। 257 कतिपय मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण। 257 राज्यों के सहकार संघ के सशस्त्र बलों अथवा अन्य बलों की तैनाती, इसे निरस्त कर दिया 257 ये वो, क्योंकि हैदराबाद और ऐसे राज्यों में होता था जहाँ जो भाग बी के राज्य, जहाँ देसी रियासतें थी, तो इसे निरस्त कर दिया। ठीक है। 258 में कतिपय मामलों में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघीय शक्ति है। 258 ये राज्यों को संघ का कार्य सौंपने की शक्ति है। ठीक है, उल्टा हो सकता है, राज्य भी संघ को कार्य सौंप सकते हैं, सीबीआई के कंसेंट के बारे में। 259 प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्यों में सशस्त्र बल की निरस्त, अच्छा इसमें भी सशस्त्र बल का निरस्त है। 257 ये जो है राज्यों के सहकार संघ के सशस्त्र बलों अन्य बलों की तैनाती, इसे भी निरस्त कर दिया गया। ठीक है। 260 में भारत के बाहर के भूभाग को संबंध में संसद का भारत के बाहर के भूभाग को संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र। ठीक है। 261 सार्वजनिक क्रियाकलाप अभिलेख तथा न्यायिक प्रक्रिया हैं। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। 263 अंतर्राज्यीय संबंधों संबंधित प्रावधान की बात है। ठीक है। अब आते हैं इसका जो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध देखते हैं। 268 में क्या है, संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित उपयोग किए गए। 268 के काम में संघ द्वारा आरोपित तथा राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए सेवा कर की बातों निरस्त हो गए। 269 केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्य को दिए जाने वाले कर। 269 का ये अंतर्राज्यीय व्यापार है वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर की वही लेवी और संग्रह की बात है। 270 केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 271 संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त सरचार्ज। 272 संघ द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए कर जो संघ और राज्यों के बीच वितरित भी हो, इसे निरस्त कर दिया गया 80वें संशोधन से। 273 जूट एवं जूट उत्पादों पर निर्यात करने के लिए अनुदान। जो 274 कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक को जिनमें कि राज्यों की भी सूची है और राष्ट्रपति की अनुशंसा लेना। 275 कतिपय राज्यों को संघ द्वारा अनुदान। 276 व्यवसाय व्यापार कॉलिंग पर रोजगारों पर था। 277 बचत से संबंधित ऑक्टोरिया एंट्री टैक्स की बात हो रही इसमें। 278 जो है कतिपय वित्तीय मामलों में संबंधित प्रथम अनुसूची के भाग बी के संबंध में राज्यों के साथ समझौता, इसे निरस्त कर दिया। कतिपय वित्तीय मामलों में भाग बी के संबंध में राज्यों के साथ समझौता ये निरस्त हो गया। 279 कुल प्राप्तियों की गणना है, इसमें केक की रिपोर्ट अंतिम मानी जाएगी। 279 का वस्तु और सेवा कर से संबंधित है, वो सेवा कर पार्षद। 280 वित्त आयोग। 281 वित्त आयोग के अंतर है। अन्य वित्तीय प्रावधान 282 है, जैसे संघ अथवा किसी राज्य द्वारा अपने राजस्व में अदा करने योग्य खर्च। 283 संचय नीतियों आकस्मिक नीतियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशि का संरक्षण। 284 शूटर्स डिपोजिट तथा अन्य धनराशि जो लोक सेवक को न्यायालय द्वारा प्रस्तुति का संरक्षण। 285 जो है राज्य कराधान में संघ की संपत्ति को छूट। 236 वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर कर रुपये का नियंत्रण। ठीक है। 287 बिजली पर करों से छूट। और 288 जो है कतिपय मामलों में पानी बिजली संबंधित राज्यों द्वारा करोड़ रुपये से छूट। और वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करोड़ रुपये पर प्रतिबंध 286 में है। ठीक है। 289 किसी भी राज्य की संपत्ति या आय का संघीय करारोपण से छूट। 290 कतिपय खर्चों में पेंशन से संबंधित समायोजन, भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ, भारत से बर्मा का विभाजन हुआ तो कैसे पेंशन का समायोजन हुआ, रेलवे ने और राज्यों ने कैसे पेंशन का समायोजन किया। 290 काम में देवम सेवम कोषों के वार्षिक भुगतान, जैसे पदनाम सभी मंदिर और शासकों का परिवर्तन को निरस्त, एक खैर निरस्त हो गया 291। ठीक है। माधवराव सिंधिया भारत से तीनों इन ऑफ इंडिया। 292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार और 293 राज्यों द्वारा लिया गया उधार। इस प्रकार हो गए केंद्र राज्य संबंध पूरे। हालांकि केंद्र राज्य संबंध को हम पूरी डिटेल में पढ़े हैं और ये मैं इतनी तेज़ी से पढ़ रहा था, फिर भी एक एक लाइन मेरे दिमाग में आ रही थी कि इसमें क्या बात है क्या बात नहीं। यदि आपने पिछले वीडियो बहुत गहराई से देखे हैं तो ये आप रिवीजन वीडियो के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 से 40 मिनट में जो भी है आप पूरा केंद्र राज्य संबंध पढ़ सकते हैं और पूरी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। तो ये रिकॉल वीडियो है एक तरीके से। ठीक है। धन्यवाद।